बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, एहतसाब के हवाले से मुल्क में कभी भी सियासी जमातों को या आम आदमी को एतमाद कभी नहीं रहा। माजी की हुकूमतों की बात हो, माजी में नैब के इदारे हों या मौजूदा नैब का इदारा हो, हमेशा सवालात उठाए जाते हैं कि नैब की कारकर्दगी और नैब का जो एक ऐसा माहौल बना हुआ है जिसमें अपोजिशन ये कहने पर मजबूर हुई है कि उनके साथ ज्यादती की जाती है और उनका बाजू मरोड़ने की कोशिश की जाती है। नैब के पास कई मुकदमात चलते हैं, कई मुलजमान गिरफ्तार रहते हैं और 2 साल तक गिरफ्तार रहने के बावजूद जब जमानत के केसेस आते हैं तो नैब ये साबित नहीं कर पाती कि 2 साल तक मुलजम को क्यों जेल में बंद रखा गया। खुर्शीद शाह साहब जो साबिक वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनके मुकदमे को अगर सामने रख लीजिए तो आपको अंदाजा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूछा नैब से कि क्या आपने खुर्शीद शाह साहब के सफरी अखराजात की तफसीलात मुकम्मल की हैं, तो नैब के पास उसका भी कोई जवाब नहीं था। फिर उनसे पूछा गया कि क्या 2 साल के अंदर उनके खिलाफ जो चार्ज लगाए गए, इल्जामात लगाए गए, उनके सबूत मुकम्मल किए गए, तब भी नैब के पास कोई शायद इसका जवाब नहीं था। यही वो मौका है कि जिसमें अपोजिशन बार बार ये कहती है कि नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है और नैब के जरिए अपने मुखालफिन के खिलाफ मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। नैब ऑर्डिनेंस 2021 का निफाज हो चुका, क्या इससे हुकूमत अपने लिए भी रास्ता हमवार कर रही है कि अगर नैब का इस्तेमाल आने वाली हुकूमत करती है तो मौजूदा हुकूमत भी उससे बच सके? और माजी के जितने मुकदमात अगर सामने रखे जाएं, अगरचे नैब अपनी कारकर्दगी को बयान करते हुए हमेशा ये कहता आया है कि नैब ने रिकवरी भी की है, बहुत से मुकदमात को मंतकी इंजाम तक भी पहुँचाया है, लेकिन अपोजिशन का ये दावा कहीं ना कहीं सच साबित होता दिखाई देता है कि नैब की तरफ से जो मुकदमात कायम किए जाते हैं उसको जब अदालतों में ले जाया जाता है तो नैब के पास शायद प्रोसिक्यूशन मुकम्मल करते हुए उन इल्ज़ामात के सबूत नहीं होते। खुर्शीद शाह साहब का केस सामने रखते हुए आज के प्रोग्राम का इसमें भी जायजा लेंगे और साथ साथ नैब की कारकर्दगी भी देखेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल राजा आमिर अब्बास साहब। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा मैं। खुर्शीद शाह साहब का केस है, क्या नैब ऑर्डिनेंस 2021 के निफाज के बाद ये चीजें रिटर्न होना शुरू हुई हैं, या आप कैसे देखते हैं शाह साहब के केस को? तो एक हमारा जो बड़ा सिंपल इशू है, हम कह रहे हैं कि शाह साहब को एक गलत केस में इन्वॉल्व किया गया है और नैब के पास कोई बेसिस नहीं है। कल अभी अदालत में, हालांकि वहां पे बेल मैटर था, वहां पे मेरिट्स उस तरह डिस्कस नहीं होने थे, बट इवन देन सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने बार बार पूछा कि आपका मेजर एलिगेशन क्या है। तो नैब अनफॉर्चुनेटली अनेबल था और जो बातें उन्होंने बताई वो बिल्कुल इतनी बोधी थी और इतनी कमजोर थी कि जज साहबान बार बार उनको समझाते रहे कि अब ये करें, अब ये करें, इस चीज को तक देखें। और उन्होंने कहा कि अभी आपकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी इसको देख लें। लेकिन शाह साहब को किसी ऑर्डिनेंस आने से या किसी तरह की रिलीफ की बात नहीं है। 25 महीने के बाद एक शरीफ आदमी को बेल मिली है। बेल रिलीफ नहीं होता, बेल राइट होता है। ठीक है नसरुल्लाह साहब, राजा साहब वकील हैं, मैं वकील नहीं हूं, वो मेरी बात को अप्रिशिएट करेंगे कि एक बंदा फर्ज करे मुझे पे इल्जाम लग जाता है। बिल्कुल ठीक है। वो इल्जाम लगने के बाद मैं मुझे कहता है कि जी आप मुझे पकड़ लेते हैं कि आपके ऊपर ये इल्जाम है, आप साबित करें कि आपके पास ये आप एसेट बियॉन्ड मीन्स है। मैं उन्हें जवाब देता हूं, नैब मुतमईन नहीं होता। मैं उनकी कस्टडी में हूं, नैब मुझसे मुतमईन नहीं होता। मैं डॉक्यूमेंट देता हूं, वो मुतमईन नहीं होता, उनका हक है। ठीक है। वो कहते हैं जी मैं उनको तावन नहीं कर रहा, चले उनकी बात मान ली। इसके बाद भी क्या कर सकते हैं वो? उनका हक यही है ना कि वो अपना चालान मुकम्मल करें, अपना एविडेंस जो उन्होंने कलेक्ट किया है, उनको सारे इख्तियारात, सारी अथॉरिटीज है पूरी रियासत की, हर महकमे की, और वो अपना चालान मुकम्मल करके सबूत साथ लगा के मेरा वर्शन और उसको डिनाई करके कोर्ट में केस दे दे, कोर्ट जाने मैं जानूं। लेकिन आप एक बंदे को पकड़ के बिठा देते हैं जो 3 महीने आपकी कस्टडी में रहता है, आप एक चालान सबमिट कर देते हैं, रेफरेंस सबमिट कर देते हैं, और फिर आप बार बार कोई कल 22 या 24 दफा, शायद इससे भी ज्यादा दफा, कल वकील साहब ने बताया कि नैब ने ये बात कह के एडजमेंट्स ली हैं कि हमने मजीद इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमने मजीद रेफरेंस फाइल करने हैं, एडिशनल रेफरेंस देना है। 2 साल 1 महीना यानी 25 महीने के बाद खुर्शीद शाह साहब के केस में
जी। नैब ने अभी तक 42 में से या 41 में से 8 गवाह भुगते हैं। अभी जज साहब ने कहा कि अगर आप एडिशनल रेफरेंस की बात कर रहे हैं, कल एडिशनल रेफरेंस फाइल हुआ तो फिर तो ये तो पॉइंट 0 से फिर शुरू हो जाएगा केस। तो कितना अर्सा के लिए रखना है आप उनको? अब सवाल ये है कि आपने शाह साहब को या किसी बंदे को भी फॉर दैट मैटर आपने गिरफ्तार करके बिठा लिया, आपने रेफरेंस दिया, अब उसका रेफरेंस चल रहा है, आपने एडिशनल रेफरेंस दिया, फला फला, और मामला लंबा होता जा रहा है। आप एक बंदे को 2 साल 3 साल जेल में रख के बैठे हैं और अल्टीमेटली अदालत उसको बरी कर देती है कि आपका लोकस स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। तो जो उसको सजा मिली होगी, जो वो इतना अरसा जेल में रहा, वो किस बात पे? उसको कौन जस्टिफाई करेगा? वो लेकिन तो उसका बेहतर तरीका ये नहीं है कि आप उसका पासपोर्ट जमा करें, आप उसको जमानत दें और आप उससे श्योरिटी बांड लें और उसके बाद आप उस बंदे से तावन करें, उसको कहें कि आओ अपना इन्वेस्टिगेशन में सामना करो। वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं आता तो आप उसको गिरफ्तार करें, और अगर वो इन्वेस्टिगेशन में आके आपको कोई भी सबूत देता है, आप उससे एग्री करें ना करें, आप अदालत में दें। ये कौन सा तरीका है जो नैब ने पकड़ा हुआ है? कल भी अदालत ने इस पर बड़ी जोर से बातें कही हैं। बिल्कुल ठीक है। कह रहे साहब अगर बेल मिली है, कह साहब अगर देखा जाए कि नैब तो कौमी इदारा है, मुल्क से करप्शन का खात्मा होना चाहिए, आपकी सियासी जमात भी, बाकी सारी सियासी जमातें ये मुतालबा तो करती आई हैं, लेकिन इस तरह नैब मुतनाज़े नहीं हो रहा है कि अपोजिशन मुकदमात को मान नहीं रही या जो फैसले आते हैं उस पर एतराज होता है? देखिए ना, नैब को अपनी न्यूट्रलिटी भी तो साबित करनी होगी ना। ये बात तो दुरुस्त है कि अगर मैं गुनाहगार हूं तो मैं तो अदालत पे या नैब पे या कोई भी इन्वेस्टिगेशन वाला इदारा होगा उसके ऊपर मुतमिन नहीं होऊंगा, लेकिन उस इदारे का अपना कंडक्ट भी बोल रहा होगा ना। मैं अगर कहूंगा कि जी नैब गलत कर रहा है तो मैं तो अक्यूज पार्टी हूँ, लेकिन फिर नसरुल्लाह मलिक साहब तो कहेंगे ना कि नहीं, नैब ने फलां केस में इस तरह उन्होंने बड़ी न्यूट्रलिटी के साथ काम किया है, नैब ने किसी के बाजू नहीं के साथ इक्वल सलूक किया है। तो मेरी अपोजिशन के तौर पर जो एलिगेशंस हैं, आप मीडिया वाले या सिविल सोसाइटी तो उसको साथ नहीं देगी। आज सारी सिविल सोसाइटी, आज सारा मीडिया हमारी आवाज में आवाज मिला के कह रहा है कि नैब दुरुस्त नहीं है, और अब तो हुकूमत ने भी मान लिया, ऑर्डिनेंस दे के हुकूमत ने मान लिया कि इसमें इस्लाहात की जरूरत थी और नैब ठीक काम नहीं कर रहा था। ठीक है। राजा अमरबाज साहब, अगर हम बात करें खुर्शीद शाह साहब के केस की या उससे पहले ख्वाजा साद रफीक साहब का केस है, नैब के ऊपर जो एतराज़ात उठते हैं जब भी जमानतों के केस आते हैं वो सच साबित होना शुरू हो जाते हैं, तो इससे नैब की कारकर्दगी भी मुतासर हो रही है। फिर जो कायरा साहब ने भी बात की कि नैब ऑर्डिनेंस का निफाज ये साबित करता है कि हुकूमत भी गैर मुतमिन है। देखिए, आपने अपने इंट्रो में कहा कि सबसे ज़्यादा तो अवाम इससे मुतमिन नहीं है कि ये जो नैब का एहतसाबी अमल है इस पर एक बड़ा सवालिया निशान हमेशा से रहा, और इसकी जो बेसिक वजह है वो हर दौर की जो हुकूमत थी उस वक्त की, वो ही इसकी बेसिक वजह है कि ना वो नैब की रिस्ट्रक्चरिंग कर सकी, ना वो नैब के कवानीन में तरमीम ला सकी, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नैब को इस्तेमाल किया जाता रहा फॉर आर्म ट्विस्टिंग, फॉर पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग, या मुशर्रफ के दौर से देखें तो किंग्स पार्टीज बनाने के लिए। तो ये डायलेमा और ये फैक्ट तो ग्राउंड पे मौजूद है, और इसकी निशानदही न सिर्फ अवाम करती है या सियासी पार्टीज, हमारी सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सारे फैसले आ चुके हैं जिसमें इस अमर पे उन्होंने काफ़ी जोर दिया कि नैब का काम लोगों की पगड़ियाँ उछालना या इस किस्म के केसेस बनाना कि जो अपने हतमी अंजाम तक ना पहुंच सके, या एक पुअर प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन को लेके सामने आना, ये नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली कि उसमें कोई हमें डेवलपमेंट या बेहतरी नज़र नहीं आई, बल्कि हमने क्या देखा कि ये जो खासकर ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और उसमें पर्टिकुलरली जो पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं, इनके खिलाफ आज तक भी जितने केसेस बने हैं, मां सिवाय मियां नवाज शरीफ का जो एक जेआईटी और एक और प्रोसीजर था, अदरवाइज किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी को नैब ने सजा नहीं दी। अब इसकी वजह क्या है? कोई एक कॉन्विक्ट नहीं है। ये 3 साल गुजर गए मौजूदा हुकूमत से, 1 रुपए की इन्होंने किसी भी शख्स से जो पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर है या पीछे रहा मिनिस्टर या पब्लिक ऑफिस होल्डर, रुपए की रिकवरी नहीं। तो ये वो चीजें हैं कि जिसको पार्लियामेंट में बैठ के पार्लियामेंटेरियंस ने देखना था
कि इस अदारे के अंदर लूप होल्स कहां पे है, क्या इस अदारे को इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसमें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, क्या इसमें ऐसे अफराद बैठे हैं कि जो कि माफियाज के साथ मिले हुए हैं। आप जितने बड़े बड़े माफियाज हैं, आप छोटों को छोड़ दें, आपको कोई नजर नहीं आएगा कि नैब कभी किसी एक पे भी हाथ डालती हो। तो ये वो चीजें तो राजा साहब, इससे तो फिर ये साबित होता है कि अहमियत के साथ साथ नीयत का भी फुकदान है। देखिए, नीयत अगेन मैं कहूंगा कि अगर वो इस्तेमाल होती है तो वो इस्तेमाल करने वालों की नीयत भी खराब है। चेयरमैन वही लगाते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस लगाता है। तो वो इसी तरीके के चेयरमैन, इससे पहले आपको याद होगा वो कमर जमान चौधरी था, वो अदालत में आके कहता था कि मैंने एहतिसाब नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट मजबूर होके कहती थी कि नैब आज एक 6 फुट गहरे खड्डे में दफन हो चुका है। तो ये वो ग्राउंड रियलिटीज हैं। अगर मौजूदा हुकूमत भी नैब की परफॉर्मेंस से खुश नहीं थी, अगर नैब की प्रोसिक्यूशन वीक थी, अगर कोई एक शख्स भी इस वक्त जेलों के पीछे नहीं है, तमाम जमानतों पे आ गए हैं, तो वो क्यों कहती है कि जी वो नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन दे दी जाए, उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। परफॉर्मेंस क्या, जो रिकवरीज हैं वो हमें पता है कहां से हुई हैं। अब बात ये है कि अभी कमर जमान कायरा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जनाब अगर आप एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम का केस बनाते हैं कि जनाब ये आपके असासाजात है, ये हमने वर्किंग की है कि आपकी इनकम टोटल इतनी है, एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, वो बता देंगे कि जी नहीं मेरी ज़राई अराजी है, मेरी इंडस्ट्री है, या मेरा बाहर से पैसा आता है, जो भी है। तो ये टोटल जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, चंद माह से ज्यादा नहीं लेता और आप अपना होमवर्क करके रेफरेंस फाइल करें। लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली एवन फील्ड में भी नजर आया कि जब नैब से पूछा गया कि बताइए उन फ्लैट्स की लागत क्या है, मियां साहब की टोटल इनकम क्या है, जो आप कह रहे हैं कि इनकी इनकम से ज्यादा इनके पास जो है प्रॉपर्टीज हैं, तो नैब ना उनकी इनकम बता पा रहा था, ना नैब ये बता पा रहा था कि उन एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स की वैल्यू क्या है, बल्कि कहा जा रहा था गूगल करे। यही केस खुर्शीद शाह साहब के। और फिर एक बात ज़हन में रखें कि इसमें नैब के साथ साथ हमारी जो अदालतें हैं उनमें भी मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज चल रहा है। लाहौर हाई कोर्ट से किसी और किस्म के फैसले आ रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट से किसी और किस्म के फैसले आ रहे हैं, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब की, एक सेकंड दीजिएगा, इससे पहले मेरिट पे जो बेल थी वो सिंध हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की, सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें मेरिट पे बेल नहीं दी गई, उन्होंने विड्रॉ की, फिर दोबारा गए हार्डशिप की ग्राउंड पे, सिंध हाई कोर्ट ने नहीं दी। अब हार्डशिप और मेडिकल ग्राउंड्स और इन चीजों पे वो जमानत लेने आए हैं, मेरिट्स पे नहीं आए। तो सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि एक यूनिफॉर्म और एक कंसिस्टेंट इसमें कोई प्रिंसिपल्स हो कि जनाब इसकी जमानत होनी है, इसकी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक। अदरवाइज ये डिफरेंट व्यूज जो आ रहे हैं, इससे हमारा जो अदालती सिस्टम है, और यही वजह है कि रूल ऑफ लॉ की वर्ल्ड इंडेक्स में मलिक साहब हम 130वें नंबर पे हैं। हमारे मुल्क की अदलिया को भी सोचना चाहिए और तमाम अदारों को भी कि रूल ऑफ लॉ की जहां हम बात करते हैं, मुझे एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करनी है, वापस आते हैं तो इसमें बात करेंगे रूल ऑफ लॉ के साथ साथ पॉलिटिकल जमातें अगर खुद अपॉइंट करती हैं नैब के चेयरमैन को, फिर उस पर एतराज क्यों करती हैं, ये बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। और हम एक बार फिर खुशामदीद। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, ये बताइएगा कि जब नैब के चेयरमैन की तकर्री जो है वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन करें, सियासी जमातों के लीडर्स होते हैं, तो फिर एतराज़ क्यों उठता है? लेकिन माजी में भी हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ ने सेनेटर सैफुर रहमान की तैनाती की, इस तरह के और भी वाक़यात हैं। तो फिर क्यों पॉलिटिकल जमातें ये समझती हैं कि नैब की जो है इदारा वो इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ उनके खिलाफ? बट सर, जो मलिक साहब, जो सैफुर रहमान का इशू था उस वक्त तो अपॉइंट किया तो उनको किया मियां साहब ने, उस वक्त ये कानून नहीं था। बाद में हमने ये 18वीं तरमीम में इशू किया था कि इसका अपॉइंटमेंट का तरीकाकार क्या हो, और उसको कोशिश की गई थी कि इस तरीके से ऐसे लोग आएंगे जो अच्छी क्रेडिबिलिटी वाले होंगे, जो बेहतर होंगे। लेकिन हमारा अलमिया और बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े आला लोग जिनको हम देखते हैं, जब वक्त आता है तो वो बड़े बोने साबित होते हैं।
आपके सामने है ना, पाकिस्तान के वजीर आजम को, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने कहा कि नहीं, बस हम नौकरियां बचाते रह गए। मतलब यहाँ किस किस पे क्या 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 जिक्र किया जाए, ये बड़ी तल्ख बातें हैं। जब मुआशरा बीमार होता है तो टोटलिटी में ज्यादा बीमार हो जाता है। हम एक बीमार मुआशरा है। यहाँ पे इसी तरह के लोग मिलेंगे, कभी कुछ बेहतर मिल जाएंगे। हमें मुआशरे के अंदर ओवरऑल बजाय इसके कि हम इंडिविजुअल्स पे तवज्जो करें, हमें पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक प्रेशर बिल्ड करने की तरफ जाना चाहिए। लोगों को एजुकेट करना चाहिए, हमारे असातिज़ा को भी, सियासतदानों को भी, हमारे उलमा को भी, हमारे मीडिया पर्सन्स को भी, कि लोग बेहतर फैसले करें और गलत फैसले के खिलाफ रजिस्ट करें। लेकिन खैरा साहब, लोगों ने तो फैसला करके पार्लियामेंट में लोगों को भेजा होता है, क्या पार्लियामेंट इन चीजों को रिव्यू नहीं कर सकती? काफी नहीं नसरुल्लाह साहब, ये नहीं होता कि 5 साल में एक दफा फैसला कर दे। और फैसला कैसे करते हैं लोग? फैसला तो बरादरियों में, धड़ों में, पैसे की बुनियाद पे, नौकरियां, गलियां, नालियां, खंबे, गैस के पाइप, इनसे फैसले होते हैं मेजॉरिटी में हमारे। तब हम लोगों की अहलियत देख के और उनके किरदार देख के वोट देते हैं। ये हमारी बड़ी तलख हकीकत है। ठीक है, लेकिन चले, हम एक ग्रोइंग डेमोक्रेसी है, इसमें आस्ता आस्ता मुआशरा बेहतर होगा। लेकिन हमारे मुआशरती लीडर्स को, जो सिर्फ सियासतदान नहीं है, तमाम हमारे जो इदारे हैं उनके हेड्स को, तो लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। अगर हम एजुकेट नहीं करेंगे, अगर पब्लिक ओपिनियन खड़ा, और याद रखिए पब्लिक प्रेशर और पब्लिक ओपिनियन ये कानून से और आइन से ज्यादा ताकतवर होता है। दुनिया की जो जमहूरियत है, जहाँ पे आज ये कानून मौजूद है, वहाँ पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक प्रेशर की बदौलत है। वरना खाली कानून बना देने से, कानून तो हमारे पास भी बहुत अच्छा है। लेकिन कह रहे साहब, ऑर्डिनेंस तो हुकूमत को लाना पड़ा, सियासी जमातें मुत्तफिक ना हुई, इसीलिए ऑर्डिनेंस तो गवर्नमेंट लाई इसलिए कि वो चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देना चाहती थी। अदरवाइज तो उनको पार्लियामान में ये बिल आके उस पर डिबेट करने में कोई हर्ज नहीं था, कोई मसला नहीं था। सवाल ये है नसरुल्लाह साहब कि आपका इरादा जाहिर होगा, आपने कानून साजी करनी है, माशरती बेहतरी करनी है, नैब के कानून में बेहतरी करनी है, वेरी गुड, करिए। कैसे करेंगे? उसके लिए कोई तरीकाकार तय होगा ना, एक असूल तय होगा। आपने कानून साजी करके ही चीजें बेहतर बनानी है। नसरुल्लाह साहब, बिल्कुल ठीक, हम मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के लिए आप कपड़े साफ पहनते हैं, वुजू करते हैं, जाके मुसल्ले पे खड़े होते हैं, नियत करते हैं, तलावत करते हैं, रुकू सुजूद करते हैं, और उसके बाद सलाम फेर के आपकी दुआ कबूल होती है, आपकी नमाज हो जाती है। लेकिन याद कीजिए, अगर ऐसा हो कि आपने कपड़े भी साफ पहने हो, वुजू भी किया हो, आपने खड़े होके तलावत भी की हो, सूरतें भी पढ़ी हो, सुजूद भी किया हो, बिल्कुल ठीक, और सजदा भी किया हो, लेकिन आपका रुख किबला की तरफ ना हो, तो आपकी नमाज नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। कुछ सिंबलिज्म वो है जो इस हुकूमत ने किया गलत है। इनको ये काम नहीं करना चाहिए था, अगर इनका इरादे दुरुस्त थे। बिल्कुल ठीक। यार, एक फर्द कितना अहम हो गया है। फर्द तो पेरिशेबल है, कोई भी हो, कमर जमान हो सकता है, नसरुल्लाह मलिक हो सकता है। बिल्कुल ठीक। हम तो अचानक, आप बीमार हो सकते हैं, मैं फौत हो सकता हूँ, मुझे कोई हादसा हो सकता है। बिल्कुल। तो सर, ये तो जिंदगी है ना जी, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक। सवाल ये है कि किसी भी के साथ ये हो सकता है। अगर हम अफराद पे खड़े होकर अपने इदारों को और अपने मुल्क को चलाना चाहेंगे तो ये नहीं चलेगा। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। बहुत शुक्रिया कारा साहब। राजा आमिर अब्बास साहब, अगर हम देखें नैब प्रोसिक्यूटर्स की जो कारकर्दगी है, क्या बगैर तैयारी के चले जाते हैं? वजह क्या है, मोटिव्स क्या है इसके पीछे? देखिए, नैब की प्रोसिक्यूशन की जो बुनियादी वजह है कि नैब में जो इंडक्शन होती है वो एक तो मेरिट्स पे नहीं होती, पिक एंड चूज होती है। ये 4 बंदे मेरे लगा दिए जाएं, ये प्रोसिक्यूटर जनरल साहब वो हैं कि जिनकी कारकर्दगी के बारे में पिछले 3 साल से सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नैब का वीकेस्ट एरिया प्रोसिक्यूशन है और उसका हेड होता है प्रोसिक्यूटर जनरल। और उसी प्रोसिक्यूटर जनरल को क्या इस मुल्क में और सीनियर लॉयर्स नहीं थे? दोबारा से उसकी भी 3 साल की मुद्दत है, वो जब ख़त्म होती है कानून उसको इजाज़त नहीं देता कि दोबारा अपॉइंट किया जाए, उसको भी एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक्सटेंशन दे दी जाती है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि क्या वजूहत है कि कारकर्दगी भी नहीं है, कोर्ट में अपीयरेंस का भी फुकदान है,
टीम भी सही नहीं है, रिजल्ट्स भी नेगेटिव में आ रहे हैं, बट अगेन ही इज गिवन एक्सटेंशन बाय द चेयरमैन नैब और हुकूमत ऑर्डिनेंस निकालती है। तो यहाँ पे कुछ फिर ऐसी चीजें नजर आती हैं कि वाकई जो पर्पस है गालिबन वो एहतिसाब का प्योर अमल नहीं है, बल्कि उस पर्पस में भी कुछ डाउट्स हैं कि जो क्लैरिटी मांगते हैं कि जनाब ये एहतिसाब का मकसद क्या है। तो एहतिसाब का मकसद अगर तो अक्रॉस द बोर्ड एहतिसाब है तो फिर यकीनन नैब का चेयरमैन भी चेंज होना चाहिए, नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल भी चेंज होना चाहिए, नैब के इन्वेस्टिगेटर्स भी चेंज होने चाहिए। बट दिस अगेन, अभी कायरा साहब ने बातें की, लेकिन जब ये पार्लियामेंट में गवर्नमेंट्स होती हैं तो हमने क्या देखा है कि बैक डोर्स में, ड्राइंग रूम्स में एक या दो अफराद यही MNA मिनिस्टर्स लेके आते हैं, इसको नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट लगा दें, इसको स्टेट बैंक का लगा दें, इसको FBR का चेयरमैन लगा दें, इसको FIA का DG लगा दें। दिस इज हाउ दीज जो टॉप की आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं ये होती हैं। ग्राउंड में ऐसे ही होता है, कोई किस मिनिस्टर का फेवरेट होता है, कोई किस का होता है, उनके आपस में कनेक्शंस होते हैं। तो जब ये लोग खुद आके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं अपने क्रोनीज लगा देते हैं, अपने लोग लगा देते हैं, तो फिर आपके अदारे कभी भी मजबूत नहीं होंगे और रिजल्ट्स यही आएंगे। राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे अपोजिशन के एहतजाज की। मुस्लिम लीग नवाज अपनी जगह पर, फिर PDM के प्लेटफॉर्म से भी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तौर पर एहतजाज कर रही है महंगाई के खिलाफ। क्या फाइनल राउंड खेला जाने वाला है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहबा और उनके साथ हमारे एंकर पर्सन फवाद अहमद। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदेद। पूरे मुल्क के अंदर अपोजिशन एहतजाज कर रही है, महंगाई के खिलाफ PDM जलसे कर रही है, और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कराची के अंदर एहतजाज किया, जिसमें वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने भी शिरकत की। मुस्लिम लीग नवाज ने भी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज एहतजाजी मुजाहरे किए। इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहब, और उनके साथ मौजूद हैं फवाद अहमद साहब, एंकर पर्सन न्यूज़। बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नवाज ने आज विहाड़ी में, सरगोदा में, लाहौर में जगह जगह महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। इसके साथ साथ PDM का कराची में जलसा हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पर एहतजाज किया महंगाई के खिलाफ। CM मुराद अली शाह भी उस एहतजाज में शरीक हुए। सियासी जमातें इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं, क्योंकि अगर PDM के प्लेटफॉर्म से एहतजाज हो तो किसी एक शहर में तय करके एहतजाज किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। गुजारिश ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के मौशी हालात जहाँ पहुँच गए हैं या पहुँचा दिए गए हैं, उसमें अब ऑपोजिशन पार्टियां ला ताल्लुक नहीं रह सकती और ना उनको रहना चाहिए। ठीक है। 3 साल 3.5 साल इस हुकूमत को सेम पेज भी मिला है, इसको अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट भी मिली है, और इसको खुल के खेलने का मौका भी दिया है ऑपोजिशन ने। हमने ये भी सुना कि जी आप करते कुछ नहीं है, फ्रेंडली ऑपोजिशन है, पता नहीं क्या क्या हमने वो भी सुना। लेकिन हम चाहते थे कि ये कल को ये ब्लेम ना करे कि जिसको काम करने नहीं देना था, इसके पास बहुत बड़े बड़े ब्रेन थे, आपको याद होना चाहिए, 200 माशी माहिरीन भी थे जिन्होंने आके पाकिस्तान के मुकद्दर बदल देने थे। अज़मा साहब, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में PDM की बजाय मुस्लिम लीग नवाज का एहतजाज, इससे तो बाजार ये लगता है कि शायद तैयारी हो रही है इलेक्शंस की, मुस्लिम लीग नवाज कर रही है। जी नहीं सर, मैं इसको तस्दीक करना चाहती हूँ कि हर जगह पर PDM का ये एहतजाज था। और हमें इलेक्शन कैंपेन, आपने पहले भी पूछा था, इलेक्शन कैंपेन हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है मलिक साहब। इनकी जो कारकर्दगी है और जो नए और पुराने पाकिस्तान का जो तकाबली जायजा इस वक्त हर बंदा घर में बैठ के कर रहा है और दुआएं कर रहा है कि पुराना पाकिस्तान वापस दे दो, तो उसके बाद हमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन की डेट अनाउंस होने दीजिए और फिर देखिए अगर ना इनको कैंडिडेट मिलेंगे और ना ये वोट मांगने के काबिल रह जाएंगे किसी के पास। 5 साल आप मुद्दत पूरी करने देंगे या एहतजाज हुकूमत हटाने की तरफ भी जा सकता है? नहीं, हमने तो देखिए, हम किसी गैर आईनी और उस तरीके का बिल्कुल ना पार्ट बनेंगे ना बन सकते हैं, लेकिन हालात जिधर बंद गली में जा रहे हैं, देखिए IMF के साथ मुज़ाकरात नहीं, उन्होंने जो है वो गन पॉइंट के ऊपर उन्होंने कहा पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ, बिजली की कीमत बढ़ाओ, उसके बाद बैठे के बात करने के लिए इन्होंने कर दिया। और लेकिन फिर भी आपको पता है कि शौकत तरीन साहब जो है वो वापस आ रहे हैं मुल्क में, मुज़ाकरात छोड़कर, सो वहां से भी इनको जवाब दे दिया गया है। मुल्क की जो सलामती की सूरत हाल है हमारे मुल्क में, आज पूरे लाहौर में क्या हो रहा है ये तो रिपोर्ट भी नहीं किया जा रहा और नहीं किया जा सक रहा।
लेकिन वो तो सबको पता है ना क्या हो रहा है। हम जो इंटरनेशनली हमारे साथ कोई बैठने को तैयार नहीं है, हमें मुंह लगाने को हमारे वज़ीर आज़म को कोई तैयार नहीं है, मिलने को तैयार नहीं है, हम एक बंद गली में दाखिल हो गए हैं। और वहां पर बेहतर है इमरान खान साहब के लिए कि खुद इस मुल्क की जान छोड़ दें तो बेहतर होगा, वरना फिर वो जिन हुक्मरानों को ये जोम हो जाता है ना कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अवाम के एहतजाज से। बाद तो याद आया इमरान खान ने सिर्फ 500 लोग मांगे थे कि उनको 500 लोगों ने कह दिया कि घर चले जाओ तो वो चला जाएंगे। आज गली गली करिया करिया लोग कह रहे हैं कि भाई घर जाओ, तुम्हारा हमारा गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन अब क्या करें, उनको अगर शर्म नहीं आ रही तो। अजमत साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, कराची से मैं इनपुट ले लूँ। वहाँ पे कराची में आज जलसा हुआ मौलाना फजल रहमान का, पीडीएम का फवाद अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। फवाद अहमद साहब, कराची के जलसे को मौलाना फजल रहमान ने जिससे खिताब किया, मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप भी वहाँ पे शरीक हुई, कैसा कहा जा सकता है? एक बड़ा एहतजाज कहा जा सकता है महंगाई के खिलाफ? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अज़मा बुखारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि काम तो इनका आसान हो गया है। पीडीएम का काम अगर पहले मुश्किल था जलसे में लोगों को लाने के लिए, तो महसूस ही होता है कि बिल्कुल आसान हो गया है। कराची में जलसा था, उसमें मौलाना फजल रहमान ने खिताब करना था, लेकिन अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने जो है वो उसकी क़यादत की और उन्होंने खिताब किया। मुफ्ता इस्माइल साहब मौजूद थे मुस्लिम लीग नून से, और निहाल हाशमी साहब मौजूद थे। इसके अलावा शाह मोहम्मद शाह जो मुस्लिम लीग नून के हैं, उन्होंने खिताब वहाँ पर किया। एक बड़ा जलसा था। सिर्फ वही नहीं बल्कि उसी वक्त जो है वो मलीर में सीएम सिंध ने भी एक जलसे से खिताब किया। उसमें भी पूरी सिंध की काबीना मौजूद थी, सिंध की पूरी पीपल्स पार्टी की क़यादत मौजूद थी, और एक बड़ा जलसा था जिसमें मुराद अली शाह साहब ने चीखते हुए चिंगाड़ते हुए जो है वो हुकूमत को उनकी खामियों के हवाले से आगाह किया। मलिक साहब, मैं एक सेकंड लूंगा आपसे, सिर्फ 2-4 सेकंड में मैंने बात मुकम्मल करनी है। कराची का एक इलाका है ज़ैनब मार्केट। इस इलाके के अंदर जब मुझे रोड शो करना पड़ता था तो लोगों को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि लोग वहां पे थोड़ा सा नखरे में होते हैं, पैसे वाले लोग ज्यादा आते हैं, पकड़ पकड़ के हमें बात करनी पड़ती है कि यार माइक के आगे आप बात कर लें। लेकिन मैंने अभी शो किया जो आज 7 बजे नशर हुआ, आप यकीन करें कि जो आदमी वहां पर मिला, उस शहर की बात कर रहा हूं कि जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 16 सीटें जीती है कौमी असम्बली की, और दर्जनों सीटें जीती है सूबाई असम्बली की। उस शहर में आरिफ अलवी साहब का जो हल्का था, अब जो आफ्ताब सिद्दीकी साहब जिसके अंदर से मुंतखब हुए बाद में, जिस बंदे के आगे माइक किया, लोग जमा हो गए माइक के आगे। मतलब जगह जगह लोग कहने लगे कि हमने बात करनी, और कोई एक फर्द मुझे ऐसा नहीं मिला, रक्शे वाले से लेके ठेले वाला, ठेले वाले से लेके सुजुकी वाला, सुजुकी वाले से लेके पैदल चलने वाला, पैदल चलने वाले से लेके एक जमीन पे बैठे स्टॉल वाला, कि जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को बुरा भला ना कहो या उसकी आंखों में आंसू ना आए हो। मैं यकीन से आपको कह रहा हूं कि मैं 3-4 साल में सैकड़ों प्रोग्राम कर चुका हूं, लेकिन मैंने कभी लोगों को रोते हुए नहीं देखा। इस मर्तबा जिसके आगे माइक किया, ज़ैनब मार्केट के इलाके में माइक किया, एम्प्रेस मार्केट के आगे माइक किया, लियाकताबाद में किया, कराची के जिस इलाके में लोगों के आगे माइक किया, लोगों ने खुद बात की और रो रो के जो है अपने मसाइल बताए कि ये हालात हमारे हो गए। पहली दफा ऐसा हुआ है मलिक साहब। बिल्कुल। अज़मा बुखारी साहब, जो हालात बनते, जी मैं कह रहा हूं, जो हालात बनते जा रहे हैं, इन हालात में अपोजिशन का इत्तेहाद क्या दोबारा हो सकता है? पीपल्स पार्टी वापस आ सकती है? क्योंकि अगर आवाम तंग है तो इसका तो फायदा उठाया जा सकता है। आवाम की मुकम्मल रहनुमाई अपोजिशन मिलकर भी कर सकती है। देखिए, पहले तो मैं फवाद से जरूर पूछना चाह रही थी कि इन्होंने कितना सेंसर किया होगा उस जो वो बता रहे थे। बीप बीप के बगैर जो है वो आजकल तो लोगों के जो तासुरात हैं वो पूरे ही नहीं होते। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। मैंने उससे पहले कराची की बस में जब किया, यकीन करें प्रोग्राम चलाना मुश्किल हो गया। 10 मिनट के पार्ट में 8 मिनट गालियां थी, और जो बाकी 2 मिनट चले उसके अंदर भी बेशरम और बेहया के वो अल्फाज जिनको हम निस्बतन ऑन एयर के काबिल समझते हैं वो हमने चलाए। पिछले हफ्ते की बात है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ बद्दुआएं जो है वो भी एक एक्स्ट्रा उसके अंदर जो है वो लोगों की इस वक्त ये कोई खुशी की बात नहीं है। हम कोई खुश नहीं हो रहे कि लोग इनको गालियां पड़ रही हैं। हमें अफसोस हो रहा है कि आपने जितने झूठ बोले थे लोगों के साथ, आज जब आपको डिलीवर करने का मौका दिया, आपको पता चिल्लाते होते थे मेरी बारी आने दो, मेरी बारी। और भाई बारी आके तुमने क्या क्या कमाया, क्या है दिया, क्या है इस कौम को, सवाए जो हमने हमारे पास मौजूद था वो भी हमने खो दिया। जो आपके सवाल की जहां तक बात है, देखिए पीडीएम के अंदर पीपल्स पार्टी आ पाई या ना पाई एक अलग बात है। पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन की एक नेशनल असेंबली में पार्टी है। वो जाहिरन कि सिंध में एक हुकूमत भी है, वो भी अपनी जगह पे एक्सपेक्ट मौजूद है। लेकिन अगर वो अपोजिशन का रोल अदा करना चाहते हैं और जो है वो किसी अपने प्लेटफॉर्म से करना चाहें तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। हाउसेस के अंदर जो है हम एक दूसरे के साथ अब मिलकर अपोजिशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी लाइन क्लियर है मलिक साहब। लाइन की एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क का आटा चीनी चोरी खाया है, जिन्होंने इस मुल्क में अद्वियात की कीमतें जो है बढ़ाई हैं, बिजली के नर्ख बढ़ाए हैं, गैस के नर्ख बढ़ाए हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आम आदमी की बात करते हैं, जिन्होंने किसी ना किसी मौके पर आवाम की खिदमत की हुई है। सो लाइन इज वेरी क्लियर, डिवाइड इज वेरी क्लियर। अब जो बल्कि लाइन के उस तरफ है इत्तेहादी, हम उनकी भी चीखें निकल रही है। मैंने वसीम अख्तर साहब को सुना, उन्होंने कहा हम पे बड़ा प्रेशर है कि इमरान खान साहब की कारकर्दगी का हम बर्डन जो है वो उठा नहीं पा रहे हैं। तो देखिए आगे आगे आने वाले दिनों में
इनके साथ ये शायद इमरान खान अकेले रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज़मा बुखारी साहब, फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।